धन्यवाद। आज मैं आपको मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है आने के। यानी कि कहने का मतलब है आज मैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले समझिए, इन्होंने बोला है हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है यानी कि कट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पर आपको गिवन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यानी कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक लाइन है और उस लाइन की इक्वेशन भी आपको गिवन है। तो मैं बना लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दूसरी लाइन भी आपको गिवन है। इन्होंने हमसे बोला है एक लाइन ये है, दूसरी लाइन है जिसका नाम है y एक्सिस। सब जानते हैं y एक्सिस यानी कि ये वाली लाइन, इसको आप बोलोगे y एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों लाइन ने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। उस पॉइंट का नाम है पॉइंट P। P मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको यही वाला पॉइंट फाइंड करने को बोला गया है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कभी भी कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है, इफ एनी पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, तब उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, पॉइंट में दो चीजें होती है, एक होगा x और एक होगा y। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है। y एक्सिस के ऊपर x हमेशा क्या होगा? 0। कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये पॉइंट फाइंड करना है तो इस इक्वेशन में आपको x को 0 पुट करना होगा। आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर आपको y फाइंड करना है, हमने डिसाइड कर लिया है कि x क्या होगा यहाँ पर 0, तो आपको पुट करना होगा x को 0, यानी कि 3x को रिप्लेस करो 0 से, माइनस वाई इक्वल टू 3। सब जानते हैं 3 की मल्टीप्लाई 0 में कराऊंगा 0 बन जाएगा, बचेगा माइनस वाई इक्वल टू 3। ये माइनस यहाँ लिखो या राइट में लिखो, बात एक है। यानी कि आपके पास आ गया y इक्वल टू माइनस 3। कहने का मतलब ये है, जो पॉइंट आपको फाइंड करना है उसमें x तो आपका 0 है और y कितना होगा? माइनस 3। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में आपके सामने ये रहा, यहाँ x 0 है, y माइनस 3 है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था 2023 में। अच्छा क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप इसे अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है PQR और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ABC, और आपको गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। फिर आपको गिवन है कि एक साइड गिवन है PQ कितना है 6 सेंटीमीटर, AB आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR आपको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आ चुका है। तो एक बार आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जो आपने ट्राइंगल चैप्टर में प्रूफ भी किया होगा।
इस फॉर्मूले में क्या है, ये हमसे कहता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसमें आपको गिवन है इफ ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी। आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो पेरीमीटर का रेशो होगा, यानी कि कहने का मतलब है देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर का रेशो, रेशो का मतलब डिवाइड, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमेशा ध्यान रखना अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो पेरीमीटर का रेशो होगा वो हमेशा करेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड कहने का मतलब क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड कहने का मतलब है अगर आपने यहां से पी क्यू लिया है तो यहां से आपको ए बी को लेना होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखिए ये फॉर्मूला आपका तभी अप्लाई होगा जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो पेरीमीटर का जो रेशो होगा वो हमेशा करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के इक्वल होगा। यह आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना होगा। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आपको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आपको फाइंड करना है। तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको फाइंड करना है। डिवाइड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये आपको गिवन है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना गिवन है 36, तो यहां पर आ गया 36 इक्वल होगा पी क्यू, आपको फाइंड करना है। नहीं, पी क्यू आपको गिवन है, पी क्यू कितना है 6, ए बी ये भी आपको गिवन है, ए बी आपको गिवन है 8। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप हाथों भी कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब बस आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो आप बोलेंगे हमारा आंसर आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये सेम आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 3, 9 3 जा 27, यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। जो ट्राइंगल पी क्यू आर का जो पेरीमीटर होगा वो 27 सेंटीमीटर होगा। हमें ये फाइंड करने को बोला गया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। अभी मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ ध्यान से अपने आप करिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी स्टार्टिंग में मैं एमसीक्यू लाया हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आएंगे और मैं चाहता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए, सारे क्वेश्चन वही आ जाए जो आप करके जाएं। उसके लिए आप ये सारे क्वेश्चन करके जाना, ठीक है, नोट डाउन करिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ गया है। जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि आज मैं आपसे सारे वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पहले भी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे उन्होंने बोला ना कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप सब जानते हैं, आपने एनसीईआरटी में ऐसा पढ़ा होगा, जीरोस का मतलब होता है अल्फा एंड बीटा। नॉर्मली बच्चा उन्हें यही बोलता है कि जीरोस का मतलब होता है अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहली बात क्या, आपने पॉलिनोमियल्स में सीखा होगा कि सम ऑफ जीरोस हमेशा इक्वल होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, नहीं याद तो अब याद कर लो बेटा। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और जीरोस भी आपको दे दी जाए तो पहला फॉर्मूला होगा हमारे पास कि सम ऑफ जीरोस हमेशा इक्वल होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब सम का मतलब सब जानते हैं बेटा, सम का मतलब होता है प्लस करना। किसको प्लस करना है बेटा? जीरोस। जीरोस कौन कौन सी है? एक तो 2 आपको गिवन है और -3 भी आपको गिवन है। कर दिया दोनों का सम इक्वल। यहां फॉर्मूले में लिखा है माइनस, माइनस लगाओ। कोएफिशिएंट ऑफ x कहने का मतलब है x के साथ वाला। जल्दी से बताओ यहाँ पे x के साथ कौन है? यहाँ पे x के साथ है बेटा a प्लस 1, तो आप यहाँ लिखोगे a प्लस 1। ऐसी बेटा आपको बोला गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जल्दी बताओ x स्क्वायर के साथ कौन है? यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है? 1 है, यानी कि 1 लिख दिया। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लेना आप मुझसे। आगे सब जानते हैं 2 लिखा है, ये 2 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई a में करूंगा तो माइनस का a आएगा, माइनस प्लस माइनस 1। अपॉन में 1 लिखा है, आपकी चॉइस है, अपॉन में 1 लिखो ना लिखो बात एक है। आगे 2 माइनस 3 सब जानते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 1 आ जाएगा। ये बेटा यहाँ पे माइनस 1 है तो उधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 1। और यहाँ कौन बचेगा? माइनस a। सब जानते हैं प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये क्या आ गया? 0। अब ये माइनस भी यहाँ आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपके पास 0। यानी कि 4 ऑप्शन में मैंने b आपको निकालने की नीड नहीं है। a 0 तो b ऑटोमेटिक क्या होने वाला है? -6 होने वाला है। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप b निकालना चाहते हैं, वैसे MCQ आपको गिवन है, जब आपको ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शन की भी हेल्प ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको दूसरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमसे कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा इक्वल होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बेटा यहाँ पे बोला गया प्रोडक्ट, सब जानते हैं प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करना है? किसका प्रोडक्ट? जीरोस। जीरोस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 है और -3 है, इक्वल होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि यहाँ पे कौन है जिसके साथ x नहीं है, वेरिएबल नहीं है? कांस्टेंट कौन है यहाँ पे? b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ कौन है बेटा? 1। सब जानते हैं 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस इक्वल होगा b के। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि b -6 आने वाला है, निकालने की भी नीड नहीं थी, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में a हमारा 0 है, 0 ऑप्शन डी में, यही आपका आंसर था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और इस ट्रायंगल में ये कैसा ट्रायंगल है? पहली बार इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ही मैंने बोला इक्विलेटरल, मैं बिल्कुल समझ गया कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होगी और तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है, A आपको गिवन है, B आपको गिवन है, C भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ। आपको गिवन है एक ट्रायंगल जिसका नाम है ABC। इस ट्रायंगल में आपको गिवन है A आपको गिवन है 3, √3, B आपको गिवन है बेटा 0, 0, C आपको गिवन है 3, K, और आपको गिवन है ये जो ट्रायंगल है कैसा है? इक्विलेटरल है, यानी कि आप समझ गए इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल। आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। आपको K फाइंड करना है, बहुत आसान।
क्योंकि इन्होंने हमसे बोला ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होगी। तो आप ऐसा लिखोगे एग्जाम में, सिंस triangle ABC is equilateral triangle, therefore इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूं AB इक्वल होगा BC के, ऐसा मैं लिख सकता हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ पूरा प्रॉपर, क्योंकि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है हो सकता है ये सेक्शन बी में आ जाए, तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ, लिखवा के पूरा जैसा आपको बोर्ड में रिप्रेजेंट करना अपना आंसर। अब हमसे बोला गया ए बी, ए ये रहा बी ये रहा, यानी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। और जब कभी आपसे बोला जाए कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप हमेशा अप्लाई करोगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई तीनों साइड इक्वल है। बेटा बात एक है, ए बी लिखो, इक्वल लिखो, बी सी लिखो, इक्वल लिखो, ए सी लिखो, बात एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी दो साइड इसमें से ले सकते हो जो आपका मन करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मन कर रहा है कि ए बी और ए सी को हम लेंगे, इस टाइप से आपने एनसीईआरटी में भी किया है, तो आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं। अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप अप्लाई करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को आता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं आता तो मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखिए जरा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे कहता है आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 और y2 नाम दे सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे कहता है, मैं पहले आपको साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, एक है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बेटा x2 और y2। अब मैंने आपसे बोला इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करिए, तो फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा यूज किया जाता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। मैंने पहले फॉर्मूला आपको इसलिए लिख दिया ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। अब जैसे ए भी एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी को भी x1 y1 नाम दे दो, किसी को भी x2 और y2 नाम दे दो। अब जैसे अगर मैं ए बी फाइंड करना चाहता हूं तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट, अब वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला कहता है y2 माइनस y1 यानी कि y2 है 0, y1 है √3 का होल स्क्वायर। हो गया। ऐसे ही अब AC फाइंड करना है, तो AC के लिए भी आप यही करोगे। अब इसका नाम दे दो बेटा x2 y2। ऐसे ही सेम फॉर्मूला है, AC फाइंड करना है तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि k माइनस y1 यानी कि √3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल AC भी डिस्टेंस है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। दोनों साइड आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, रूट से रूट कैंसिल हो। अब आप सब जानते हैं 0 माइनस 3 माइनस 3 होगा और माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 होगा। आप सब जानते हैं स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव।
जब मैं 3 का स्क्वायर करूँ मुझे 9 मिलेगा और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -10 मिल जाएगा। प्लस इसमें भी हम यही करेंगे, 0 माइनस रूट 3 बनेगा माइनस का रूट 3, स्क्वायर करूँगा नेगेटिव भाग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और रूट का स्क्वायर करोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 इक्वल होगा 3 में से 3 माइनस करूंगा बेटा 0 बनेगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आप सब जानते हैं। 9 में 3 प्लस करूंगा बेटा कितना आएगा 12, 0 तो प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k का स्क्वायर बेटा k स्क्वायर, बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप बोलोगे ये बनेगा 3 माइनस नंबर के मल्टीप्लाई नंबर में आप बोलोगे 2√3k, 2√3k। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। फिर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ये +3 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 3, यहाँ बचेगा बेटा k स्क्वायर और बचेगा माइनस का 2√3k। जल्दी से इतना नोट करिए, फिर मैं साथ में लिखता हूँ। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, अप्लाई भी करना आ गया होगा, तो मैं फॉर्मूले को रफ कर देता हूँ। बेटा 12 में से 3 माइनस करोगे 9 इक्वल होगा k स्क्वायर माइनस 2√3k। फिर आप बोलोगे यहाँ बचेगा k स्क्वायर माइनस का 2√3k, ये प्लस का 9 इधर आके -9 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0। अब देखो बेटा अब आपके पास दो चॉइस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी लगा सकते हो, लेकिन मेरी ये एडवाइस है जब आपको ऑप्शन गिवन है तो आप ऑप्शन का ही यूज करें। अगर आप ध्यान से देखोगे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और k की 4 में से कोई एक वैल्यू सही होगी। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू पुट करता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, यानी कि k की ऐसी वैल्यू पुट करोगे जो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 0। अब फाइनल आंसर 0 तब आएगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, जब ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल जब होगा जब ये सब कुछ सेम हो जाएगा। सेम तब बनेगा, ध्यान से देखो, जब ये रूट सब जगह नंबर है, सब जगह क्या है नंबर। अगर मैं इस √3 को खत्म करना चाहूँ, रूट को खत्म करना चाहूँ, तो इन चारों ऑप्शन में से मुझे ये वाला सबसे पहले पुट करके चेक करना चाहिए क्या ये सही है या नहीं। आइए पुट करके दिखाता हूँ। अगर आप पुट करोगे k को माइनस का √3, चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं, यानी कि k की जगह माइनस का √3 माइनस 2√3, फिर से k आ गया, यानी कि फिर से पुट करोगे माइनस का √3 माइनस का 9। अगर ध्यान से देखोगे स्क्वायर का भी नेगेटिव होता नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस 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 प्लस, ये 2 ऐसे आएगा, √3 के मल्टीप्लाई √3 में करोगे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। आपको मालूम होगा बचेगा यहाँ पे माइनस का 9। ध्यान से देखो 3 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 9, 6 प्लस 3 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 0। बेटा हो तो कोई इक्वेशन सेटिस्फाई। मैंने आपको बोला था हमें k की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसे पुट करने के बाद फाइनल आंसर क्या आ जाना चाहिए 0। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का √3 पुट किया, मुझे फाइनल आंसर क्या मिल गया 0। तो आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने की नीड नहीं है, सीधा आप बोलोगे कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, पहला कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपस में इक्वल होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, हमेशा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप अप्लाई करोगे यूज डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ लिखा था, आप सबने नोट डाउन कर दिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी बच्चा घबराना मत, इसे नोट डाउन करिए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे अपना, नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह भी जाता है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आइए मैं आपको बताता हूँ शुरू से। आपको बोला गया द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। जैसे मान लीजिए एक क्लॉक मैंने बना दी है, इसमें यहाँ पे 12 या 6 या 3 या 9 1 2 4 5 7 8 10। अब आपको क्या बोला गया, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर। यानी कि जो मिनट हैंड है, यानी कि ये मान लेते हैं इसकी लेंथ आपको भी बने 84 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आपको भी बने 84 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड। अब एक बात ध्यान रखिए, आपको बोला गया टिप ऑफ मिनट हैंड, तो टिप का मतलब ये जो मिनट हैंड की जो टिप है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कब 10:10 AM से 10:25 AM। यानी कि आपसे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10:10 हो गए, यानी कि यहाँ तो यहाँ पर भी मिनट है और फाइनल टाइम हो गया 10:25, यानी कि वो जो मिनट है वो यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, इसका टिप ये रहा। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अब हमेशा ध्यान रखना, चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक बात बताइए मुझे कि मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है, इसके अंदर ये मिनट हैंड है, ये 12 है। अब ये 12 है बेटा, जब ये पूरा इतना घूम जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस से 12 पर आ जाएगी, यानी कि जब वो वापस से 12 पर आ जाएगी तो आप बोलोगे 60 मिनट कंप्लीट हो गए। और अगर मैं आपसे बोलूं जब ये पूरा घूमकर 12 पर वापस आ गई है तो एंगल कितना बना, आप बोलोगे कंप्लीट सर्कल हो गया, सर्कल कंप्लीट हो गया, तो एंगल बनेगा 360 डिग्री। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं कि एंगल made by minute hand in 60 मिनट इक्वल होगा 360 डिग्री। लिख सकते हैं या नहीं? हमेशा ध्यान रखना ये बात किसकी हो रही है, मिनट हैंड की। मिनट हैंड 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैं लिख सकता हूं एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन, बेटा 60 को अगर मैं बर लिखूं तो आप बोलोगे ये जो 60 है ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 360 अपॉन 60 डिग्री, यानी कि आप बोलोगे 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। यानी कि एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट ये वाली बात याद रखनी होगी कि जब कभी भी मिनट हैंड की बात चले तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो टाइम हो रहा था 10:10, फाइनल टाइम हो गया 10:25। तो बेटा यहाँ पे कितने मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए, आप बोलोगे 15 मिनट हो गए। पहले वो मिनट हैंड यहाँ थी, अब वो यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने मिनट हो गए बेटा, 15 मिनट हो
बाय मिनट हैंड इन 15 मिनट, जैसे कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है। तो बेटा 1 मिनट में एंगल बन रहा है 6 डिग्री का, तो 15 मिनट में ज्यादा बनेगा कम, ज्यादा बनेगा, और ज्यादा के लिए हमेशा क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल कितना बन जाएगा, एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मिनट हैंड होगी इस क्वेश्चन में वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, और इसकी लेंथ भी आपको गिवन है 84 सेंटीमीटर। और आपको ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये वाली लेंथ, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये लेंथ ऑफ आर्क कह लो या डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड। आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, और आप सब जानते हैं ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड इक्वल होगा लेंथ ऑफ आर्क की। और आप सब जानते हैं कि आर्क की लेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एंगल आपको गिवन है, एंगल अब यदि आपने फाइंड करना है 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 2 पाई का मतलब 22 अपॉन 7, रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में 84। जल्दी से कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करोगे आप बोलोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, फिर आप बोलोगे 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, फिर आप बोलोगे 4 से कैंसिल करोगे तो 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो आपका आंसर जाएगा 3 2 जा 6, और 6 के मल्टीप्लाई 22 में करोगे तो हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है कि जो मिनट हैंड की जो टिप होगी, बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ ये सिर्फ टिप की बात कर रहे हैं कि जो मिनट हैंड की जो टिप है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी कि 10:10 से लेकर 10:25 तक ये डिस्टेंस कितना होगा। और ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ही तो है, इसे हम बोलते हैं आर्क। और इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आपका आंसर आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एग्जाम के लिए ध्यान रखना कि जब भी मिनट हैंड बोल दिया जाए तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन में 15 मिनट पूछा है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल आके हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नोट डाउन करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये भी आ चुका है। जरा ध्यान से देखिएगा आपको क्या बोला गया। आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ स्क्वायर, एक ऐसे स्क्वायर का एरिया आपको फाइंड करना है that can be inscribed in a circle of area 1408 upon 7 centimeter square। कहने का मतलब ये है कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो जो स्क्वायर है that can be inscribed in a circle, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल आपको गिवन है, इसके अंदर एक स्क्वायर आपको बनाना है। स्क्वायर यानी कि ये ए बी सी डी। आपको बोला गया कि एक सर्कल है उसके अंदर एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का आपको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना हो तो हमेशा इक्वल होगा साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है। आपको क्वेश्चन में गिवन है
एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जो एक सर्कल के अंदर बना है, उस सर्कल का एरिया भी आपको गिवन है, यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ सर्कल, वो आपको गिवन है 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया आपको गिवन है। जैसे आपने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल, ये तो फॉर्मूला आप जानते हो, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और ये इक्वल है 1408/7। पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं, पाई का मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर आपको करना है 1408/7। अगर आप ध्यान से देखोगे आमने सामने चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसे डिवाइड करो, पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो आप बोलोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और इसे डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसे फिर से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 6 जा 66 और ये बनेगा 11 4 जा 44। यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा 64। आप सब जानते हैं स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा तो रेडियस आ गई √64। रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये लेंथ होती है। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 8 या 64, यानी कि रेडियस आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। लेकिन आपको रेडियस फाइंड नहीं करनी, आपको तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, शायद आपको ये वाली बात मालूम हो, नहीं मालूम तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि जो स्क्वायर की डायगोनल होती है, स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से ही पास होगी। अगर कोई स्क्वायर सर्कल के अंदर बन रहा है तो हमेशा जो स्क्वायर की जो डायगोनल होगी वो हमेशा सेंटर से ही पास होती है। रीजन आप सब लोगों को मालूम है क्योंकि स्क्वायर का जो कॉर्नर एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का जो कॉर्नर वाला एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। और आपने पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर में एंगल इन अ सेमी सर्कल कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो हमेशा ये वाला लाइन सेंटर से ही पास होगी। आपने पढ़ा होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल, नहीं पढ़ा तो सर्कल जब आएगा मैं आपको तब दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है ऑटोमेटिकली लाइन डायमीटर भी रिप्रेजेंट करेगी। इसी को हम बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रेडियस आ गई। रेडियस का मतलब होता है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, यानी कि ये आ गया 8, इतना ये डिस्टेंस आ गया 8। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस ये भी आ गया हमारे पास 8। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है तो हमने मान लिया ये वाली जो साइड है वो x है, सारी साइड इक्वल है। अगर ये x तो ये भी x ही होगी। अब क्योंकि ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का नाम है BDC और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जहां मिल जाए राइट एंगल ट्रायंगल वहां लग जाती है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमसे कहती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे लिख देना एग्जाम में। अब BD आपको गिवन है 8 + 8 16 का स्क्वायर। CD आपने x मान लिया, BC आपने इसको भी x मान लिया। 16 का स्क्वायर मतलब 16 × 16, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितने? ये गधा ये गधा, कितने गधे? 2 गधे। यानी कि कहने का मतलब है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बन गए 2x स्क्वायर। आप सब जानते हैं 2 1 आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। फिर आप सब ये भी जानते हैं कि 16 × 8 और यहां बचेगा बेटा x स्क्वायर, यानी कि 16 की 8 में करोगे कितना आएगा?
128x²। और अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने साइड में फॉर्मूला लिख रखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे साइड क्या है बेटा x², यानी कि आपको फाइंड करना है बेटा x²। बेटा निकाल तो दिया, x² कितना है 128, यानी कि आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, इसलिए सब बच्चे अच्छे से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी स्क्वायर किसी सर्कल के अंदर बनता है, हमेशा वो स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो डायमीटर ही होती है, यानी कि वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही होती है। हालांकि अगर आप पाइथागोरस नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है जो आपको याद होगा कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हमेशा इक्वल होती है √2 इनटू साइन। चाहो तो वो फॉर्मूला लगा दो, चाहो तो ये लगा लो, बात एक है। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल p है देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा। 4 ऑप्शन गिवन है, कोई एक सही होगा। एक और बात, ये जितने भी मैं आपसे एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यू ही आए, हो सकता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आ जाए। और मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ लिखकर, तो हो सकता है आपको लगे कि बहुत लेंथी है, लेंथी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ और एक एक चीज लिखकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको देखने में ऐसा लगेगा कि लेंथी है, पर ये लेंथी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होने के बाद बहुत जल्दी आप कर लोगे और सेक्शन बी में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम बच्चा डरता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि बस वो 3 आइडेंटिटी याद नहीं कर पाता जो उसके बहुत काम आने वाली है। कौन कौन सी आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। आइडेंटिटी नंबर 1, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे ये आइडेंटिटी याद ना हो, सबको ये वाली आइडेंटिटी तो याद रहती है। लेकिन इस आइडेंटिटी का यूज हम कैसे करते हैं, मेरी माने तो आप याद रखना ऐसे। बेटा एक बात साइन ही रहने दो, ये प्लस का cos स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको याद कैसे रखना है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप ऐसे याद रखो कि 1 में से cos माइनस करोगे हमेशा मिलेगा sin, कंडीशन है स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है। अच्छा जरूरी कोई है कि आप cos को उधर शिफ्ट करो, हो सकता है sin को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये भी एक आइडेंटिटी बन सकती है कि cos यहीं रहने दो, 1 को भी RHS में रहने दो, ये प्लस साइन इधर आके क्या बन जाएगा माइनस। तो ध्यान रखना, अगर आप सेक्शन डी के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में याद रखना होगा। कैसे याद रखना होगा, ऐसे याद रखना, 1 में से cos माइनस करोगे sin मिलेगा, 1 में से sin माइनस करोगे cos मिलेगा, कंडीशन है स्क्वायर होना चाहिए। दोबारा बता रहा हूं, 1 में से cos माइनस करोगे sin मिलेगा, 1 में से sin माइनस करोगे cos मिलेगा, कंडीशन है स्क्वायर होना चाहिए। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, कहने को एक आइडेंटिटी है लेकिन यूज ऐसे होती है। आइडेंटिटी नंबर 2 आपको याद रखनी है, वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। अब ये प्लस का tan स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, कहने का मतलब है 1 यहीं रहेगा, sec स्क्वायर थीटा भी यहीं पर रहेगा, ये प्लस का tan है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि ये वाली आइडेंटिटी आपको इस फॉर्म में याद करनी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। आइडेंटिटी नंबर 3 जो आपको याद रखनी है वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन एग्जाम के लिए आपको इसे ऐसे याद रखना होगा, 1 यहीं पे रहेगा, cosec भी यहीं रहेगा, ये प्लस का cot है उधर आके माइनस का cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एग्जाम के लिए आपको इसे ऐसे याद रखना होगा। मेरी ये एडवाइस है, आप इन आइडेंटिटी को ऐसे ही याद रखिए जैसे
आपको बोला है, तो आपका जो सेक्शन डी में ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आएंगे आप बहुत जल्दी उसे सोल्व कर पाओगे। खैर ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। बात बस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, बस गिवन है सेक गिवन है, tan गिवन है बस, और tan पूछा है। अब जब भी आप अटक जाओ तो बेटा बस 3 आइडेंटिटी है आपके सिलेबस में जो मैंने साइड में लिखी है। आप दिमाग लगाओ, क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें सेक भी आता हो, जिसमें tan भी आता हो? क्या कोई इन तीनों में से कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें सेक भी आता हो, tan भी आता हो? आप बोलोगे हाँ ये रही वो आइडेंटिटी, तो बेटा इसे अप्लाई करते हैं। आप ऐसे लिखना एग्जाम में, आप लिखोगे एज वी नो, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ये नहीं बेटा आइडेंटिटी मैंने ये वाली लिखी है। अब बचपन में पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? अब सब बोलोगे a प्लस b और a माइनस बी, सब जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल किसके? 1 के। अगर आप ध्यान से देखोगे sec थीटा प्लस tan थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरा किसके इक्वल है? p के इक्वल है, p लिख दिया। ये ऐसे रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ये p यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये p यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। जल्दी से इक्वेशन 1 और 2 को आप नोट करिए। अब हम इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। नहीं आता मैं सिखा दूंगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपके सामने है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल है p। इक्वेशन 2 आपके सामने है बेटा, sec थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल है 1/p के। दोनों इक्वेशन को आमने सामने लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको एलिमिनेशन याद है? एलिमिनेशन कहता है कि किसी भी एक को सेम बनाओ, यहाँ पे sec और sec दोनों सेम है। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको tan फाइंड करना है ना, तो tan को कैंसिल क्यों कर रहे हो? जो हमें फाइंड करना है आप उसे कैंसिल मत करिए। आप क्या करिए, इन सब के साइन चेंज कर दो। ये प्लस है ना, माइनस, ये माइनस है ना, इसे प्लस, ये प्लस है ना, माइनस। आपने सबके साइन चेंज कर दिए। आपको याद होगा कि जब हम ऐसे साइन चेंज करते हैं, बीच वाले साइन को भूल जाओ, बीच में जो भी लिखा है वो भूल जाओ। अब बस ये वाला साइन चलेगा ऐसे, जैसे ये प्लस का sec थीटा, यहाँ पे ये माइनस का sec थीटा। सब जानते हैं कि प्लस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऐसे आगे बढ़ो, यहाँ लिखा है प्लस tan थीटा, यहाँ भी लिखा है प्लस tan थीटा। tan प्लस tan कितने हो गए? 10 2 tan थीटा। ऐसे यहाँ पर यहाँ लिखा है p, यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ लिखा है 1/p, तो p माइनस 1/p। इसे सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने आइडेंटिटी लिख रही होगी, नहीं लिखी तो अब लिख लो बेटा। वीडियो पॉज करिए और आइडेंटिटी नोट डाउन कर लीजिए। आगे सोल्व करते हैं, चलिए। देखिए यहां हमारे पास बचा 2 tan थीटा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 tan थीटा p माइनस 1/p। ये ऐसी रहेगा। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आएगा p, 1 के टेबल में p आएगा p के ऊपर मल्टीप्लाई p इंटू p स्क्वायर माइनस, बेटा p से p कैंसिल हो गया, बचेगा ऊपर 1। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। देखो बेटा फायदा ये हुआ, अब हमसे जो पूछा था हमारा वो आ गया, tan थीटा हमारे पास आ गया p² - 1/2p। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।
अगर किसी बच्चे को अभी कोई डाउट आया तो पूछिए, नोट डाउन करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने बोल दिया सॉल्व करिए। सॉल्व का मतलब है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x अगर आपको फाइंड करना है तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको x फाइंड करना है तो जिसके साथ भी x आपको दिखाई दे रहा है उन सबको आप एक साइड लेकर चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपको x दिखाई दिया तो आप क्या करें, ये तो यही रहेगा 2a प्लस b प्लस का 2x, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, बाकी यहीं पे रहेगा 1/2a 1/b। मैंने इसे ही क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पे x है और जैसे मैंने आपको बोला x वाले को एक साथ एक ही जगह शिफ्ट कर दो। मैंने लेफ्ट में x वाले ले लिए सब। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे जैसा आप मैथमेटिक्स में करते हैं। एलसीएम आएगा बेटा 2a प्लस b प्लस का 2x और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2x। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ ब्रैकेट, ये 2a प्लस b प्लस 2x, 2a प्लस b प्लस 2x, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि 2x। ये बेसिक मैथ्स है, माइनस ऐसे यहाँ पर 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ये 2a प्लस b प्लस 2x, जिसकी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आएगा, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, 2a प्लस b प्लस का 2x। सेम काम हम यहाँ करेंगे, 2a और b का एलसीएम लेंगे, 2a और b का एलसीएम लेंगे, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b, b से b कैंसिल हो जाएगा बचेगा 2a। आगे यहाँ पे लिखा है 2x माइनस का 2a माइनस का b माइनस का 2x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे लिखा है 2a प्लस b प्लस 2x, ब्रैकेट में लिखा है फिर से 2x। यहाँ हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो है वही ऐसे रहने दो बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे प्लस का 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2a माइनस का b, दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2a प्लस b, क्योंकि माइनस आपने बाहर लिखी है, अपॉन में है 2a प्लस b 2x इंटू 2x इक्वल है b प्लस 2a और यहाँ है 2ab। अगर ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, आमने सामने बेटा सेम है तो कैंसिल हो गए, वहां भी 2a प्लस b है, यहाँ भी 2a प्लस b है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab की यहाँ माइनस बच रहा है, यानी कि माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 2a, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यह बनेगा 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x, यहाँ बचेगा माइनस का 2ab, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराइए 2 टू जा 4ax, फिर आप इसके मल्टीप्लाई बेटा b में कराइए तो आप बोलोगे 2xb, फिर आप इसके मल्टीप्लाई इसमें भी कराओगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 2 टू जा 4x स्क्वायर। पहले स्क्वायर वाला लिखो, फिर बेटा x वाले लिखो 4ax 2bx, बेटा ये प्लस माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2ab और यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कॉमन आएगा 4, तो 2x में से एक x भी कॉमन है तो 4x कॉमन आ गया, 4 बाहर आ गया, 2x है, 2 में से एक बाहर आया
प्लस 4 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, a अभी बचेगा प्लस इन दोनों में कॉमन दीजिए, इन दोनों में कॉमन आएगा 2 और b, यानी कि 2 और b बाहर आ गए। यहाँ बचेगा x, 2 भी बाहर, b भी बाहर, बचेगा यहाँ पे a। शायद आपको मालूम होगा ब्रैकेट वाले एक साथ, ब्रैकेट हमारे सेम है, और बिना ब्रैकेट वाले एक साथ। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब या तो ये जीरो हो या ये पूरा का पूरा जीरो हो। हमें तो x फाइंड करना है, x यहीं रहने दो, ये प्लस a है उधर आके माइनस a हो गया। x फाइंड करना है, ये प्लस का 2b है उधर आके माइनस का 2b। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहां आके डिवाइड हो जाएगा। बस अब आपको ये लिखना है कि आप जानते हैं 2 1 2 और 2 2 4। फाइनल आंसर आपका आ गया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का b/2। तो इस क्वेश्चन के आपके दो आंसर हैं, x मेरा माइनस a भी हो सकता है और x मेरा माइनस का b/2 भी है। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप इसे अच्छे से करिए, क्वांटिटी इक्वेशन चैप्टर में से नोट डाउन करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस वाले क्वेश्चन को करने का एक इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में ध्यान रखना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, पहचानिए कि अगर आपको साइन कॉस के साथ √2 मिल जाए तो आप इसे कैसे करोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपसे वो कह रहा है ये गिवन है, यानी कि आपको गिवन है कि cos थीटा प्लस का sin थीटा इक्वल है √2 cos थीटा के। ये आपको गिवन है और आपको बोला गया प्रूफ करके दिखाओ cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल होगा √2 sin थीटा। जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो नॉर्मली बच्चा ऐसा करता है कि भाई यहाँ पर भी cos लिखा है, यहाँ पर भी cos लिखा है, तो एक काम करते हैं cos वाले एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया √2 cos थीटा, ये प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो गया। ठीक है, बच्चों की आदत होती है जो एक जैसे वो एक साइड लिख लो। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं कि यहाँ पर भी cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा है, तो cos थीटा हमने कॉमन ले लिया। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो बाहर आ गया, पर बचेगा √2 माइनस, ये भी बाहर आ गया, बचेगा -1। जब कुछ नहीं बचा तो मन ठीक है, यहाँ तक भी सही है। फिर बच्चे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, sin थीटा यहीं रहने देते हैं। ये जो √2 माइनस 1 हमने लिखा है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ हमारा बचेगा cos थीटा। ठीक है, फिर हमारे बचपन की आदत है, आपको याद होगा जब कभी भी हमें अपॉन में रूट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, रूट, हम उसे रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब होगा कि जो भी अपॉन में लिखा है आप उसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दो, सेम नंबर होना चाहिए अलोंग विद अपोजिट साइन। माइनस है तो क्या लिखोगे, प्लस, और मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी और नीचे भी। इसे हम कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, 9th क्लास में आया था। अब ऊपर बचा बेटा हमारा sin थीटा, ब्रैकेट में बचेगा √2 + 1। अब आपको याद होगा a माइनस b, a प्लस b हमेशा इक्वल होता है a² माइनस b² इक्वल होगा cos थीटा। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। आगे यहां बचेगा बेटा sin थीटा √2 + 1। बेटा मैंने आपको समझाया था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल होगा cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे sin की मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो बनेगा √2 sin थीटा प्लस sin की मल्टीप्लाई 1 में कराऊंगा तो बनेगा sin थीटा। 2 - 1 अपॉन में बचेगा 1, ना भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां बचेगा √2 sin थीटा प्लस का sin थीटा और यहां बचेगा cos थीटा।
अगर आप ध्यान से देखोगे ये रूट वाला पोर्शन तो हमें अकेला करना है, cos थीटा यहीं पर रहेगा, ये प्लस का साइन थीटा उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। चेक कर लीजिए बेटा, आपको जो बोला था प्रूफ करने के लिए वो आपका आ गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है और इसे करने का ये यूनिक तरीका है। आगे इसे अप्लाई करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। पहचान में आपको सिखा रहा हूँ, साइन cos के साथ √2 अगर आपको मिल जाए तो हमेशा इस तरह से आप उसे सिंपलीफाई करना, कोई भी नई बात नहीं है। अपॉन में रूट मिल गया तो रेशनलाइज कर दिया, मल्टीप्लाई करा दी, जो हमें प्रूफ करना उसे लेफ्ट और राइट में ले गए और हमारा आंसर आ गया। नोट डाउन करिए जल्दी से, कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन 2010 में आया था, 2012 में, 2016 में, 2018, 2019, तो बहुत ज्यादा चांस है क्या पता इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, करने का तरीका भी बहुत इजी है, जरा ध्यान से देखिए। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और प्रूफ करना हो उसके अंदर, तो आप हमेशा बताओ पहले ये देखा करो क्वेश्चन में क्या चीज आपको दिखाई दी है। जैसे यहाँ पे दिखाई दिया कोसेक, फिर कॉट, साइन, साइन, कोसेक, कॉट। अब वो तीन आइडेंटिटी या तो याद होनी चाहिए वरना साइड में लिख लो। वो तीन आइडेंटिटी में से क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें कोसेक भी आता हो, कॉट भी आता हो? अभी अभी मैंने आपको याद कराई थी बेटा, बोला था याद कर लेना। आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अभी अभी मैंने आपको बोला था आइडेंटिटी ये ऐसे ही यूज होती है। तो जब कोई आपके सामने कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए तो करने से पहले रुकिए, ध्यान से देखिए क्या उसमें कुछ ऐसा गिवन है जो आइडेंटिटी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करोगे तब ये आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं LHS ले लेता हूँ, टेकिंग LHS। LHS में लिखा है मेरे पास कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा माइनस का 1/sin थीटा। चलो मैं अभी यही लिख देता हूँ, अगली लाइन से लिखेंगे। जैसे मैंने इन दोनों को देखा कोसेक माइनस कॉट को, मैं एकदम समझ गया यार आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, बस स्क्वायर की कमी है। स्क्वायर की कमी दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को रेशनलाइज कर देते हैं। अभी सिखाया था रेशनलाइज का मतलब है सेम चीज की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दो अलोंग विद ऑपोजिट साइन। यानी का मतलब है कोसेक, ये माइनस है तो क्या लगा दो प्लस, ऐसे ही कोसेक माइनस है तो क्या लगा दो प्लस। जब भी आपको स्क्वायर चाहिए होता है आप उसे रेशनलाइज करो। आगे बचेगा माइनस, बेटा 1/sin क्या होता है आप सब जानते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कराई जाए, अगर 1 की मल्टीप्लाई अगर इस पूरे में कराई जाए तो 1 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा कोसेक प्लस कॉट। मेन बात आप सब जानते हैं a माइनस बी, a प्लस बी हमेशा इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर चाहिए तो देखो स्क्वायर आ गया, आगे लिखना माइनस का कोसाइन, इसे ऐसे ही रहने दो। अब अगर आप ध्यान दोगे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आने से फायदा क्या हुआ बेटा, आइडेंटिटी बन गई। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा जैसा है, और अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे वाले को बेटा आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पूरा किसके इक्वल है 1, और अपॉन में 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, ये तो गायब ही हो गया। 1 को लिखो ना लिखो आपकी चॉइस है। आगे लिखा है माइनस का कोसेक और प्लस से माइनस तो हमारा आ गया बेटा कॉट थीटा। यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई किया तो हमारा आंसर कॉट थीटा आ गया। अब राइट हैंड साइड को भी हम ऐसे ही करेंगे।
आइडेंटिटी आपने नोट कर ली होगी। देखो राइट साइड देखना, RHS आपके सामने लिखी है 1/sin थीटा माइनस 1/cosec थीटा प्लस कॉट। फिर से वही वाली बात, स्क्वायर की कमी है, अपॉन में लिखा है तो रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज का मतलब है सेम नंबर की मल्टीप्लाई करा दो अलोंग विद ऑपोजिट साइन। सेम नंबर की मल्टीप्लाई करा दो अलोंग विद ऑपोजिट साइन। 1/sin यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, माइनस, ध्यान रखना माइनस का। अब 1 की मल्टीप्लाई पूरे में कराऊंगा, सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोसेक माइनस कॉट ही आ जाएगा अपॉन a प्लस b, a माइनस b हमेशा इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पे बनेगा कोसेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस का कॉट थीटा। और अगर आप ध्यान दोगे अभी अभी आइडेंटिटी लिखवाई थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1। अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड भी कॉट थीटा, राइट साइड भी कॉट थीटा, हेंस प्रूव LHS equal to RHS। हेंस प्रूव। नोट करिए जल्दी से सब बच्चे, कोई डाउट आया तो मुझे समझाइए, मुझे बताइए। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 80 का आपके सामने। ये वाला क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए बच्चे, एक बच्चे का डाउट आया था तो मैं इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आपको इस क्वेश्चन में बोला गया शो डेट। अब आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है शो करके दिखाओ। क्या शो करना है? सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि इन शॉर्ट वो आपसे कहना चाह रहा है सम ऑफ एन टर्म्स। हमें नहीं मालूम कितने टर्म्स हैं, हमने मान लिया। वो आपसे कहना चाह रहा है शो करके दिखाओ सम ऑफ एन टर्म्स whose first term is a, यानी कि आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहली बात कि ए पी का क्वेश्चन है और आपको गिवन है इस ए पी में जो फर्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म वो आपको गिवन है ए। सेकंड टर्म भी आपको गिवन है, सेकंड टर्म वो आपको गिवन है बी। शायद आप जानते हैं कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, यानी कि आगे वाली टर्म हमारी कौन सी है बी, यानी कि सेकंड टर्म, माइनस सेकंड टर्म से पीछे कौन आएगा फर्स्ट टर्म, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म है बी, फर्स्ट टर्म है ए। कॉमन डिफरेंस को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, स्मॉल डी। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। पूछा नहीं था हमें एक आदमी ने फर्स्ट टर्म भी गिवन है, सेकंड टर्म भी हमें गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, हमें गिवन है लास्ट टर्म। और अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोला जाता है। लास्ट टर्म आपको गिवन है c, और आप सब जानते हैं लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, और आप सब जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वल है किसके c के। ये प्लस का a है, उधर शिफ्ट करोगे तो बन जाएगा माइनस का a। यहां बचेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखोगे अगर आप तो यहाँ पे
डी भी हमें मालूम है, अभी हमें निकाला है डी किसके इक्वल है, बी माइनस ए के इक्वल है। एन माइनस वन नहीं रहने दो, सी माइनस ए भी यहीं पर रहने दो, ये बी माइनस ए मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, एन यहीं रहने दो, ये माइनस वन है उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस वन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आएगा b माइनस ए, वही वाली बात, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, ऊपर बचेगा c माइनस ए प्लस वन के टेबल में b माइनस ए आएगा b माइनस ए। आगे अगर आप सॉल्व करोगे n c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपॉन में है बेटा b माइनस ए। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं मैंने n को अकेला क्यों किया, क्योंकि आप खुद सोचो, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म हमें गिवन है, a हमें गिवन है, c हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, इन सारी चीजों में सिर्फ एक n ऐसा है जो हमें अपने फाइनल आंसर में नहीं लाना, इसलिए मैंने n को यहाँ पर अकेला कर दिया और यहाँ पे n मेरा आ जाएगा c प्लस b माइनस ए माइनस माइनस प्लस अपॉन b माइनस ए। हमें फाइनल आंसर में n नहीं चाहिए, इसलिए मैंने n को अकेला कर दिया। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, हमें तो अगर आप ध्यान से देखोगे हमें तो शो करना था कि जो सम ऑफ n टर्म्स है यानी कि सारी टर्म्स का जो सम है इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल आना चाहिए इसके, यानी कि आप बोलोगे हम सब जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स इक्वल होता है बेटा n अपॉन 2 a प्लस l, a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। अब n तो हमें मालूम है ना, तो आप n की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की जगह क्या लिखोगे आप c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ये आपने n की जगह पुट कर दिया। अपॉन में 2 है तो 2 ही रहेगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही रहेगा, फर्स्ट टर्म a है तो a रहेगी, लास्ट टर्म c है तो c लिख दो। आपने कुछ नहीं करा, बस n की जगह पुट कर दिया और अगर आप ध्यान से देखोगे आपका फाइनल आंसर आ गया, यही आपको शो करना था, हेंस प्रूव। यहाँ पे आपने n की वैल्यू पुट करी है, यानी कि इक्वेशन 1 का आपने यूज किया, ये हो गया हेंस प्रूव। आपको यही लाना था कि सम ऑफ n टर्म्स इस पूरे के इक्वल है, मैच कर लीजिए बेटा पूरा सेम आएगा। नोट करिए जल्दी से, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे 2002 में आया था, 2006 में आया था, 2014 में भी आया था और 2018 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो वही जो आप नॉर्मली जानते हैं सब बच्चे, यहाँ पे ठीक है रूट्स इक्वल है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा और आप उसे सिंप्लीफाई कर दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जो बहुत इजी है और आपका आंसर बहुत जल्दी भी आएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक साइक्लिक ऑर्डर पे आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, साइक्लिक ऑर्डर, आपको ध्यान रखना है साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ए है, बी है, सी है, पूरे क्वेश्चन में आपको तीन चीजें दिखाई दे रही होगी ए, बी, सी। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है जैसे यहाँ मैंने लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया मैंने सी। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है, देखो ऐसे ए माइनस बी, आप बोलोगे हाँ मिल गया, अब साइकिल आगे बढ़ेगी। b माइनस सी, आप बोलोगे हाँ ये भी मिल गया, a माइनस बी भी मिल गया और b माइनस सी भी मिल गया। अब साइकिल और घुमाओ, c माइनस ए, आप बोलोगे हाँ c माइनस ए भी मिल गया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें आपको साइक्लिक ऑर्डर देखने को मिले, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है बेटा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, इस टाइप का अगर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले आप उसे एक शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड है और आपके सिलेबस में भी। बस आपको क्या करना है,
आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। जैसे इक्वेशन आपके सामने है b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस a माइनस b। ये आपको बस क्या करना है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, आपको बस क्या करना है, x को 1 पुट करना है और 1 पुट करने के बाद आपको चेक करना है क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। सेटिस्फाई करने का मतलब RHS में 0 है ना, आपको भाई ये चेक करना है कि 1 पुट करने के बाद फाइनल आंसर 0 आ रहा है या नहीं। अगर फाइनल आंसर मेरा 0 आ गया तो यानी कि उस 1 ने पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि जो 1 जो है वो उस इक्वेशन का रूट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रूट माना जाएगा। तो चेक करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, यहां बचेगा b माइनस सी, x को 1 पुट करिए, यहां बचेगा c माइनस a, x को 1 पुट करिए और यहां बचेगा a माइनस b। ध्यान से देखो, b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b। देखना बेटा, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, प्लस का c माइनस का c कैंसिल, प्लस का a और माइनस का a भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर क्या आ गया, और मैंने अभी आपको समझाया था, अगर 1 पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उस इक्वेशन का क्या माना जाएगा, रूट माना जाएगा। यानी कि और हमेशा साइक्लिक ऑर्डर का कोई क्वेश्चन आता है तो 1 हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसलिए मैंने आपको बोला साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना। तो आप बोलोगे देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्योंकि 1 पुट करने पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो जो 1 है वो इस इक्वेशन का रूट माना जाएगा। क्वेश्चन में अब गिवन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, रूट्स क्या है, इक्वल। इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक, तो रूट्स कितने हो गए, मैक्सिमम 2, और दोनों रूट आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है पॉलिनोमियल्स में कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा इक्वल होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बेटा जीरोस बोलूं या रूट्स बोलूं, बात एक ही समझना आप लोग। इसमें प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जीरोस का मतलब है रूट्स, और रूट हमें गिवन है 1 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो एक 1 है तो दूसरा भी क्या होगा, 1 इक्वल होगा। कांस्टेंट, बेटा देखना कांस्टेंट यानी कि जिसके साथ x ना हो, यानी कि a माइनस b। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर के साथ कौन है, b माइनस c। 1 की 1 में करूंगा तो बेटा आएगा 1, यहां आएगा बेटा a माइनस b और अपॉन में बचेगा b माइनस c। क्रॉस मल्टीप्लाई, b माइनस c इक्वल होगा a माइनस b। ये b, ये माइनस का b है इधर आके प्लस का b, ये a, ये माइनस का c है उधर आके प्लस का c। जल्दी बताओ, b प्लस b 2b बचेगा a प्लस c। देखो बेटा आपका प्रूफ हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यही क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो जब हमें मालूम ही है कि एक शॉर्टकट है और हमारे सिलेबस में है, ये भी हमारे सिलेबस में है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है, कुछ भी हमने ऐसा अप्लाई नहीं किया है जो सिलेबस के हमारे भाग। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस तरह से भी एग्जाम में ट्राई कर सकते हो, बेस्ट सॉल्यूशन है। बस साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन की पहचान आपको हो जाएगी। नोट डाउन करिए जल्दी से। थैंक यू। PIT Global School,
An English medium school surrounded by lush green environment, warm, eco-friendly and secured atmosphere, colorful and spacious AC classrooms with comfortable furniture, indoor games and sports club facilities, smart classrooms, best environment for music, singing and dance. Come today and feel the difference. Admission open for pre-nursery to class 9. BIT Global School, a CBSE affiliated co-educational secondary school, Partapur Bypass near Subharti, Meerut.